डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेट ऑफ द मैटर की तरफ, यानी सॉलिड्स और सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। हमने लिक्विड्स को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया और उम्मीद है कि उस काफ़ी सारी मालूमात और इल्म में आपके इजाफ़ा हुआ होगा। बहरहाल अब सॉलिड्स की तरफ चलते हैं। सॉलिड जो है वो थर्ड स्टेट्स ऑफ मैटर है, थर्ड स्टेट ऑफ द मैटर है, यानी वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ द मैटर है। हमने सॉलिड को लास्ट पे रखा था और यही तरतीब जो है वो टेक्स्ट बुक ने भी फॉलो की है अपेरेंटली। बहरहाल सॉलिड जो हैं वो फेज़ ऑफ द मैटर है। इट इज़ अ फेज़ ऑफ द मैटर in which molecules are very closely packed to form a regular repeated और थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अब ये जो डेफिनेशन है ये सॉलिड्स की, ये मैंने तैयार की है। फेज़ ऑफ द मैटर इन विच मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, पहली बात, और क्यों पैक्ड हैं या पैक होने के रिज़ल्ट में क्या उसके असरात हैं या नताइज हैं। टू फॉर्म अ रेगुलर और रिपीटेड और थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो बेसिकली एक फिक्स्ड पैटर्न है जिसको फॉलो करते हैं जो सॉलिड्स हैं। और वो जो पैटर्न है, वो जो इनकी ओरिएंटेशन है, जो अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, वो इनकी क्या चीज़ बताते हैं, इनकी सिमेट्री। तो बेसिकली जो सॉलिड्स हैं वो सिमेट्रिकल इन नेचर होंगे, कोई ना कोई सिमेट्री फॉलो करेंगे। तो सिमेट्री का मतलब ये है कि जब इनको 360 डिग्री के अगेंस्ट घुमाया जाए किसी सॉलिड के क्रिस्टल को या मॉलिक्यूल को या मॉलिक्यूल्स को, तो वो जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ की एक रेपिटेशन शो करें या अकॉर्डिंगली वेरिएशन शो करें। बहरहाल सिमेट्री का लफ्ज़ जो है वो भी सॉलिड्स के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स की बात की है, तो अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स की जब बात करेंगे सॉलिड के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये ऑर्डर को फॉलो करते हैं, सारे ही ऑर्डर को फॉलो करते हैं, सारे ही सिमेट्री को फॉलो करते हैं। लेकिन अरेंजमेंट या ऑर्डर के हिसाब से, अरेंजमेंट या ऑर्डर या सिमेट्री के हिसाब से इनको ब्रॉडली दो टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक वो वाले सॉलिड्स जो लॉन्ग ऑर्डर शो करें, लॉन्ग रेंज ऑर्डर शो करें, और एक वो वाले सॉलिड्स जो शॉर्ट रेंज ऑर्डर शो करें। जो लॉन्ग रेंज वाले ऑर्डर शो करेंगे वो प्योरली सिमेट्रिकल हैं। आप उनको किसी भी तरह से घुमा कर देख लें, वो आइडेंटिकल सिमेट्री शो करेंगे। वो लॉन्ग ऑर्डर जो है वो सॉलिड्स हैं, और इनकी मिसाल नेचर में पाए जाने वाले सारे के सारे मेटल्स हैं, या नेचर में पाए जाने वाले जो सॉलिड्स हैं, या आप नेचुरल सॉलिड्स लिख सकते हैं, विच इंक्लूड्स ऑल मेटल्स। तो ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर फॉलो करते हैं। इनकी स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक डायरेक्शंस या ओरिएंटेशंस। क्योंकि यहाँ पे मैंने डायमेंशंस या 3D का लफ्ज़ जो बोला है, जब भी सॉलिड के मॉलिक्यूल्स की स्टडी की बात आएगी, स्ट्रक्चर की स्टडी की बात आएगी, तो मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन अलॉन्ग डायमेंशंस देखा जाएगा।
यानी कि अलॉन्ग प्लेन्स एक्स वाई एंड जी प्लेन्स। तो वहाँ से फिर जब एक्स वाई और जी प्लेन्स के अगेंस्ट इनकी सिमेट्री स्टडी होगी तो फिर जो है वो आप देखेंगे कि ये एक्स प्लेन अगर समझें, ये वाई, तो जो जेड प्लेन है वो पीछे को निकला हुआ होगा, वो 3 डायमेंशनल रे में होगा। ये अब यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे सामने है, लेकिन ये बेसिकली जेड बैक एंड पे है। तो पॉइंट ये है कि इस तरह से एक दूसरे से विद रिस्पेक्ट टू सर्टन लेंथ्स एंड सर्टन एंगल्स जुड़े होंगे। तो ये जो एंगल्स हैं इनको अल्फ़ा, बीटा, गैमा भी कहा जाता है, अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। तो ये पॉइंट ये है कि ये जो अरेंजमेंट या ऑर्डर है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी हो सकता है नेचुरल सॉलिड्स में, और यानी कि प्योरली सिमेट्रिकल होंगे ऑल डायरेक्शंस में। एक कंप्लीट रोटेशन जो होती है वो 360 की है, तो 360 है, हाफ अगर उसको कर लें तो 90 डिग्रीज बनते हैं। तो आप किसी भी प्योर मेटल को आप उसके जो है वो एक क्रिस्टल लैटिस को आप घुमा लें पूरे 360 के अगेंस्ट, तो जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है वो सिमेट्रिकल पाएंगे। तो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट जब सिमेट्रिकल है तो ये जो है लॉन्ग रेंज ऑर्डर को फॉलो करते हैं। और जो हमारे सिंथेटिक सॉलिड्स हैं जिनको हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे कि पॉलीमर्स हो गया, पॉलीमर्स रबर टायर वगैरह और ग्लास वगैरह, ये शॉर्ट ऑर्डर फॉलो करते हैं। इनमें भी सिमेट्री पाई जाती है, लेकिन वो जो सिमेट्री है वो बेसिकली 360 के अगेंस्ट सिमिलर ऑर्डर फॉलो नहीं करेगी। कोई ना कोई उसमें वेरिएशन भी हम पाएंगे, कहीं पे ऑर्डर डिफरेंट होगा। एक्स प्लेन में अरेंजमेंट मॉलिक्यूल्स को एक ऑर्डर, वाई प्लेन से के ऑर्डर्स के जो है वो मुतवाज़ी नहीं होगा, एंगल्स डिफरेंट होंगे तीनों, जबकि लॉन्ग ऑर्डर में जो है वो तीनों 90 डिग्रीज के एंगल में, तीनों जो डायमेंशंस हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, जबकि शॉर्ट ऑर्डर में एंगल 90 से वेरी भी कर सकता है। तो ये पॉइंट जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फिर इससे जो अगली बात है वो ये है कि जो रेगुलर ऑर्डर जो फॉलो करते हैं उनको, लॉन्ग रेंज ऑर्डर जो फॉलो करते हैं उनको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहा जाता है। तो जो लॉन्ग रेंज ऑर्डर फाइंड करते हैं इन सॉलिड्स को दूसरे लफ्ज़ों में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं, और जो शॉर्ट रेंज ऑर्डर फॉलो करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एमॉर्फस सॉलिड्स। तो ये एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन का जो नाम आता है सॉलिड्स के केस में, वो सिमेट्री के अकॉर्डिंगली, प्लेन्स के अकॉर्डिंग, इनकी सिमेट्री के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन की बात हो रही होती है। बेसिकली लॉन्ग रेंज ऑर्डर वाले क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं जो कि सारे के सारे नेचुरली अकरिंग जो हैं वो सब्सटेंसेस हैं इंक्लूडिंग मेटल्स, और इनमें मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट 360 के अगेंस्ट, यानी कि 360 एक पूरी रोटेशन है, उस पूरी रोटेशन के बाद में भी कहीं पे भी वेरिएशन जो है वो नहीं हम पाएंगे मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट में। यह है सिमेट्री, प्योर सिमेट्री, और इसीलिए इनको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहा जाता है, यानी कि ये 100% आइडेंटिकल हैं in all dimensions with respect to axes and with respect to all 360 degree movement
which is a complete movement, one complete orientation you can say. The point is that molecular arrangement is symmetrical in long range ordered crystalline solids, and molecular arrangement is not symmetrical across all three planes or dimensions, or according to the one complete rotation along its axis, which constitutes for 360 डिग्री। तो वो जो हैं वो amorphous solids हैं जो शॉर्ट रेंज ऑर्डर को फॉलो करते हैं। अब हम इनके कुछ करैक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं। जब करैक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज़ की स्टडी की बात आती है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात हम करते हैं, क्योंकि जो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं वो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वेरी करती हैं अलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शंस या ओरिएंटेशंस। तो जब शार्प करैक्टरिस्टिक्स स्टडी करने हैं, स्पेसिफिक हमने टर्म्स में बात करनी है, बुक कॉन्टेक्स्ट में या पेपर के रेफरेंस से, या वैसे भी सॉलिड की एक सिमेट्रिकल जो है वो स्टडी में करने के लिए, तो फिर जो है वो हम उनके जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में पहला जो इसकी प्रॉपर्टी है वो मेल्टिंग पॉइंट है। इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, यानी कि एक फ़िक्स्ड वैल्यू होती है हर सॉलिड की, जो क्रिस्टलाइन होगा वो उसका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट्स जो हैं इनके शार्प होते हैं। दूसरा ये है कि ये डिफरेंट क्लीवेजेस के अगेंस्ट जो है वो बेंड हो सकते हैं। दे कैन बी बेंड और broken along different planes। तो ये क्लीवेज का मतलब ये है कि इनमें हम अब मेटल्स को अगर हम देखें तो वो बेंड भी हो सकती हैं, मोल्ड भी हो सकती हैं। मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी दो वर्ड्स हैं जो मेटल्स के कॉन्टेक्स्ट में स्पेसिफिकली बोले जाते हैं। तो मेटल्स भी सॉलिड्स हैं, तो ये जो टर्म है ये पहले भी मैंने यूज़ की थी, मेलिएबिलिटी। अगर स्पेलिंग शायद कोई कमी पेशी ना हो गई हो, तो ये मेलिएबिलिटी और जो डक्टिलिटी है ये बेसिकली वो करैक्टरिस्टिक्स हैं जिससे आप मेटल्स को मोल्ड कर सकते हैं अलॉन्ग डिफरेंट प्लेन्स, और मोल्ड करके उनको डिफरेंट शेप्स दे सकते हैं। तो ये क्लीवेजेस की बात हो रही है, स्पेसिफिकली मेटल्स के रेफरेंस से ये सॉलिड्स में बात होगी कि ये बेंड या मोल्ड हो जाते हैं या कर लिए जाते हैं अलॉन्ग डिफरेंट प्लेन्स। इसके बाद जो इसकी अगली प्रॉपर्टी हमने स्टडी करनी है वो एन आइसोट्रोपी है। और जो एन आइसोट्रोपी है उसका मतलब ये है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, एन आइसोट्रोपी एक प्रॉपर्टी है तीसरी जो हमने स्टडी करनी है, एन आइसोट्रोपी। डिफरेंट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात हो रही है, याद रखिएगा, डिफरेंट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं अलॉन्ग डिफरेंट प्लेन्स। ये जब प्लेन्स हैं इनके और स्पेसिफिक ओरिएंटेशंस हैं, तो फिर फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं। एन आइसोट्रोपी का ताल्लुक फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ से है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ से नहीं है। इस टाइम पे फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ से है स्पेसिफिकली। तो जब आप इसको किसी प्लेन के अगेंस्ट रोटेशन देंगे तो फिर फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है, जिसमें से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वगैरह वगैरह, तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये वेरी करेंगी। तो डिफरेंट प्लेन्स के अगेंस्ट इनकी प्रॉपर्टीज़, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफ़र करती हैं। डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, डिफरेंट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ अलॉन्ग डिफरेंट प्लेन्स, ये करैक्टरिस्टिक्स है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। अब ख़ुद ब खुद आप एक कंपैरिजन बना सकते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स का ख़ुद ब खुद इनके साथ, क्योंकि जो एट्रीब्यूट्स इनके हैं यकीनन वो एट्रीब्यूट्स एमॉर्फस सॉलिड्स के नहीं हैं, वो उसके काउंटर चलते हैं।
इसलिए हम बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ही डील करते हैं, क्योंकि सारे के सारे नेचुरली एग्जिस्टिंग सब्सटेंसेस यानी कि जो नॉन सिंथेटिक इन नेचर हैं वो जो हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ही हैं, और उनकी प्योर सिमेट्रीज़ हैं और ओरिएंटेशंस हैं, फिक्स्ड एंगल्स और शेप्स हैं और डायमेंशंस हैं, तो फिर उन्हीं की बात होती है। फिर चौथी प्रॉपर्टी जो इसकी हमने स्टडी करनी है सॉलिड्स यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, वो है आइसोमॉर्फिज्म। तो ये टर्म सारी की सारी थोड़ी सी यूनिक है लेकिन मज़े की है। आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि दो डिफरेंट सॉलिड्स जो हैं, दो डिफरेंट मॉलिक्यूलर सॉलिड्स या दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स विद रिस्पेक्ट टू देयर केमिकल कम्बिनेशन या रिएक्टिंग स्पीशीज जो इन्वॉल्व हैं वो क्या नज़र आएंगी, सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में। तो जो है टर्म है आइसोमॉर्फिज्म। अब ये पता नहीं फोर्थ है। तो आइसोमॉर्फिज्म जो है बाय डेफिनेशन ये है कि द फिनोमिनम इन विच टू डिफरेंट सब्सटेंसेस या सॉलिड्स the phenomenon in which two different substances exist in same crystalline form, ये है आइसोमॉर्फिज्म। दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स होंगे, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स होंगे विद रिस्पेक्ट टू दी स्पीशीज़ इन्वॉल्व, एटम्स इन्वॉल्व इन देयर फॉर्मेशन। इसकी मिसाल की तरफ चलते हैं। ये सोडियम नाइट्रेट ग्रुप 1 की सॉल्ट, ग्रुप 1 का मेटल सोडियम और नाइट्रेट जो है ये एक एनाइन है विद -1 चार्ज, सोडियम विद +1 चार्ज। ये मिले और इन्होंने सोडियम नाइट्रेट बना दिया, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया सोडियम ने और वो नाइट्रेट आयन ने एक्सेप्ट कर लिया। ये अब एक सॉल्ट है। सॉल्ट वो होती हैं जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मिल के बनती हैं, आयनिक इन नेचर होती हैं। तो अमूमन जो है ये करेक्टरिस्टिक्स जो है ये याद रखिएगा, ये आयनिक सॉलिड्स में होगा या आयनिक कंपाउंड्स में होगा, जिनमें एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव और दूसरी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी इन्वॉल्व होगी। इनमें दो डिफरेंट सब्सटेंसेस सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो सारी की सारी बाय नेचर सॉल्ट्स होंगी। तो जब सॉल्ट्स होंगी तो फिर पॉसिबिलिटी है। अब दूसरी देखें, सोडियम नाइट्रेट के साथ पोटाशियम नाइट्रेट की बात हो रही है। अब ये भी सॉल्ट है, पोटाशियम भी ग्रुप 1 का मेंबर है विद +1 चार्ज, नाइट्रेट विद -1 चार्ज। तो ये मिलके पोटाशियम नाइट्रेट एक सॉल्ट बन गए, कंपाउंड, एक आयनिक कंपाउंड जो कि सॉल्ट इन नेचर है, सॉल्ट इन नेचर है। तो यहाँ इन दोनों की यानी सोडियम नाइट्रेट की और पोटाशियम नाइट्रेट जो है बात क्या हो रही है, क्रिस्टलाइन फॉर्म की, फिज़िकल फॉर्म की। उसका नाम जो है वो नाम सिर्फ याद रख लें, डिटेल में इस टाइम जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना ही याद रख लें कि सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म है। अगर नाम जहन में रखना है तो क्रिस्टलाइन फॉर्म का नाम रोम्बोहेड्रल है। बेसिकली 3 ओरिएंटेशंस के अगेंस्ट सिर्फ एंगल्स के डिफरेंस सिज की वजह से जो 3 एंगल्स की बात की है और उनकी लेंथ्स जो 3 साइड्स की है उनकी बात कर रहे हैं। अगर तो वो डिफरेंट होंगी, अलॉन्ग लेंथ्स डिफरेंट होंगी, एंगल्स डिफरेंट होंगे, उस हिसाब से जो है फिर इनके नाम रखे गए हैं। बहरहाल सोडियम नाइट्रेट और पोटाशियम नाइट्रेट रोम्बोहेड्रल शेप में एग्जिस्ट करते हैं। ये एक ही शेप है, एक ही क्रिस्टलाइन फॉर्म है, फिज़िकल फॉर्म है। हालांकि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी डिफरेंट है। ये सोडियम के साथ मिलके सोडियम नाइट्रेट है और ये पोटाशियम है, गो के ग्रुप 1 के मेंबर हैं, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्ट।
इनकी आप अगर कंपोजिशन देखें एटॉमिक तो वो भी सेम है, यानी कि इसमें एक सोडियम इन्वॉल्व है, एक नाइट्रोजन इन्वॉल्व है। NO3 को इकट्ठा आयन के तौर पर देखा जाता है, एनाइन के तौर पर, लेकिन जब तोड़ा जाए नाइट्रोजन को तो ये ऑक्सीजन भी है, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, तो इसमें ऑक्सीजन जो है वो 3 है। इसी तरह पोटाशियम जो है, एक जो है वो पोटाशियम का एटम है पोटाशियम नाइट्रेट में, एक ही नाइट्रोजन का एटम है और 3 ऑक्सीजन इन्वॉल्व हैं। तो ये बात भी याद रखें कि जो एटॉमिक नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो सिमिलर होना ज़रूरी है जब उनकी जो है वो शेप जो है वो सेम शो करनी होगी उन्होंने, तो क्योंकि फिर जो मॉलिक्यूलर पैकिंग होगी वो तब ही सिमिलर होगी जब बाकी चीज़ों के अलावा जो नंबर ऑफ़ एटम्स इन्वॉल्व हैं टू फॉर्म द मॉलिक्यूल वो सेम होंगे। तो ये जो करैक्टरिस्टिक है वो आइसोमॉर्फिज्म कहलाता है। अब हम इसके नेक्स्ट करैक्टर की तरफ चलते हैं। सॉरी, अभी तक हमने एन आइसोट्रोपी और आइसोमॉर्फिज्म, अब ये सोडियम नाइट्रेट और पोटाशियम नाइट्रेट जो हैं ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फ्स हैं। अब जो अगला करैक्टरिस्टिक इनका स्टडी करना है वो पॉलीमॉर्फिज्म है। अब ये आइसोमॉर्फिज्म से मिलता जुलता नेक्स्ट फिनोमिनम है जिसका नाम पॉलीमॉर्फिज्म है। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का 5वां करैक्टरिस्टिक है, पॉलीमॉर्फिज्म। तो बाय डेफिनेशन इसको पहले देख लेते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, the phenomenon in which a compound exists in more than one crystalline form. The phenomenon in which a compound exists in more than one क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो ये है फ़र्क कि इसमें एक ही कंपाउंड जो है उसकी डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में और डिफरेंट कंडीशंस में वो डिफरेंट सिमेट्रीज शो करेगा। यहाँ फिर एक सॉल्ट इन्वॉल्व है, सिल्वर नाइट्रेट की एग्जांपल इस बुक में लिखी हुई है। ये क्लास फर्स्ट ईयर यानी 11 क्लास की केमिस्ट्री की जो है वो एक बुक है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, अगेन नाइट्रेट आयन इज इन्वॉल्व विद सिल्वर मेटल। तो ये दो फॉर्म्स में इसकी 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं। तो नाम भी मैं लिख देता हूँ। वैसे क्रिस्टलाइन फॉर्म्स इसकी 2 हैं और क्रिस्टलाइन फॉर्म का फ़र्क सिर्फ इतना है कि X, Y और Z एक्सिस के अलॉन्ग इनके एंगल्स जो 3 हैं इनमें फ़र्क आ जाता है, यानी 90 का नहीं होगा, ये 80 का होगा, 70 का होगा, 60 का होगा। और ये जो 3 जो लेंथ्स हैं ये भी वेरी कर सकती हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। फॉर अ प्योर क्यूब ऑल द 3 एंगल्स विल बी 90 एंड ऑल द 3 साइड्स विल बी इक्वल। अब बाकी सारी डेविएशंस हैं, तो ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। फॉर अ प्योर क्यूब जिसकी ऑल साइड्स पे जो है वो सारी प्रॉपर्टीज़ और करैक्टरिस्टिक्स और फिज़िकल ओरिएंटेशन सेम है, उसके तीनों एंगल जो हैं वो 90 के होंगे, 90 के होंगे। यानी कि X, Y और Z प्लेन जो है मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के प्लेन्स जो हैं, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट जो 3 प्लेन्स के अगेंस्ट है उनमें एंगल्स जो फॉर्म करेंगे वो सेम होंगे, यानी 90 ईच होगा। और लेंथ्स जो है वो तीनों जो है साइड्स की या प्लेन्स की वो भी सेम होगी। वो एक परफेक्ट क्यूब है। अब बाकी सारी डेविएशंस हैं जो मुख्तलिफ क्रिस्टलाइन फॉर्म्स के नाम बन जाते हैं। तो ये जो बात की है अभी सिल्वर नाइट्रेट की, तो इसकी 2 फॉर्म्स हैं,
या दो ओरिएंटेशंस हैं मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशंस, वो है ऑर्थोरोम्बिक और रोम्बोहेड्रल। मैंने आपको बेसिस बता दी है इन शेप्स के नाम की, तो बाकी तफसील ज़रूरी नहीं है। तो ये सिल्वर नाइट्रेट एक सॉल्ट है, अगेन ये सॉल्ट है, और अगेन ये यहाँ पे सिर्फ फ़र्क इसमें पॉलीमॉर्फिज्म में और आइसोमॉर्फिज्म में ये है कि आइसोमॉर्फिज्म में दो सब्सटेंसेस की सेम होगी, मॉलिक्यूलर सेम होगी जो है वो ओरिएंटेशन या शेप या सिमेट्री, और यहाँ पे एक ही जो सब्सटेंस है ये भी अमूमन सॉल्ट होंगे, क्योंकि सॉल्ट्स बाकायदा रेगुलर 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशंस इनकी होती है और परफेक्ट एक सिमेट्री होती है, एक रेगुलर अरे ये फॉर्म करती हैं। हाँ, लेंथ्स की वेरिएशंस आ जाती हैं, एंगल्स की भी आ जाती हैं, लेकिन ये जो सिमेट्री है इनकी वो एक बड़ी क्लिनिकल किस्म की होती है, बड़ी परफेक्ट होती है इस सेंस में कि रेगुलर 3D पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं। फिर जो एंगल्स और लेंथ्स की वेरिएशंस आती हैं उसके अकॉर्डिंग फिर शेप्स के नाम हैं। तो ये पॉलीमॉर्फ्स हैं, क्योंकि ये जो सॉल्ट्स हैं ये बेसिकली आयनिक सॉलिड्स हैं, और जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो उनमें जो आयनिक बॉन्ड्स हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फिर इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के रिज़ल्ट में ये बॉन्ड्स बनते हैं। तो इनकी एक बड़ी फिक्स्ड और बड़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड ओरिएंटेशन होती है क्रॉस प्लेन्स, और बड़ी फर्म होती है। मैंने ये बताया था कि जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल बॉन्ड्स हैं, क्योंकि इसमें दो फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, एक अपोजिट चार्जेस की अट्रैक्शन और एक इलेक्ट्रॉनिक जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन की वजह से जो बॉन्ड फॉर्म होता है, एक उनकी अपनी अट्रैक्शन है इस सेंस में कि वो एक दूसरे के करीब आते हैं और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दूसरे के न्यूक्लियस के पॉजिटिव, एक के न्यूक्लियस के पॉजिटिव दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को, और दूसरे के न्यूक्लियस के पॉजिटिव, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की जो है वो भी इन्वॉल्वमेंट है इनको करीब या सॉलिड या हार्ड रखने में। और फिर ये इनकी जो है दूसरी चीज़ ये है कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस बन गए, कैटायंस और एनायंस इन्वॉल्व हो गए, तो बेसिकली इनकी अपनी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या इनकी अपनी जो है वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है ऑफ द अपोजिट चार्जेस। तो पॉइंट ये है कि आयनिक सॉलिड्स जो हैं वो वेरी स्ट्रॉन्ग इन नेचर हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल बॉन्ड्स है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल बॉन्ड्स है तो सिमेट्री के कॉन्टेक्स्ट में भी एक हार्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल मेंटेन्ड सिमेट्री है जो इजीली ब्रेकेबल या वेरी नहीं हो सकती, क्योंकि जब बॉन्ड ही नहीं टूट सकते तो फिर सिमेट्री भी डिस्टर्ब नहीं हो सकती। तो ये वाला फिनोमेनन जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। इसके बाद जो अगला करैक्टरिस्टिक्स है वो एलोट्रोपी है। तो ये सारे टर्म्स अगर आप इससे पहले ये नहीं आशना इनसे तो ये नहीं है आपके लिए। सॉलिड्स के केस में अब बात हम करने लगे हैं एलोट्रोपी की। अभी तक हमने की है आइसोमॉर्फिज्म की, पॉलीमॉर्फिज्म की, अब हम बात करने लगे हैं एलोट्रोपी की। एलोट्रोपी जो है ये इसका अगला करैक्टरिस्टिक है, करैक्टरिस्टिक नंबर 6 है आई थिंक। और इसका नाम है एलोट्रोपी। तो डेफिनेशन देखते हैं पहले। द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज नोन एज एलोट्रोपी। द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट in more than one
crystalline form. Existence of an element in more than one crystalline form is called allotropy, and both are called allotropes of one and other. ये दोनों फॉर्म्स हैं. अब डेफिनेशन को ही दोबारा पढ़ें. एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म. पॉलीमॉर्फिज्म में कंपाउंड की बात हुई थी. सिल्वर नाइट्रेट हमने इसकी एग्जांपल देखी थी. एलोट्रोपी में एलिमेंट की बात होगी सिंगल एटम स्पीशी या सिमिलर एटम स्पीशी की. तो इसमें सल्फ़र की मिसाल है, कार्बन की मिसाल है. सल्फ़र जो है ये एक नॉन मेटल है और ये अगर आप देखेंगे तो दो फॉर्म्स में आपको मिलेगा, एक रोम्बिक और एक मोनोक्लिनिक. और जो कार्बन है ये भी जो है वो नॉन मेटल है, ग्रुप 14 का मेंबर है और ये आपको क्यूबिक और हेक्सागोनल में मिलेगा. जो क्यूबिक फॉर्म है वो डायमंड की होती है और जो हेक्सागोनल फॉर्म है वो ग्रेफाइट की होती है. तो ये दोनों कार्बन्स के कंपाउंड्स हैं, जॉइंट्स हैं बेसिकली, जिसमें बहुत सारी कार्बन्स इन्वॉल्व हैं. तो कंडीशंस क्या हुई एलोट्रोपी के लिए? अमूमन नॉन मेटल्स इन्वॉल्व होंगी, जॉइंट स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होंगे. जो डायमंड है ये बहुत हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है. इसमें बहुत सारी कार्बन्स इन्वॉल्व हैं और बेसिकली एक बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की बॉन्डिंग है. ग्रेफाइट में भी ऐसे ही है. तो पॉइंट ये है कि ये कार्बन के ही कंपाउंड्स हैं, डायमंड भी और ग्रेफाइट भी. और बेसिकली कार्बन जो है वो एलिमेंट है जिसकी ये दो फॉर्म्स हैं, बेशक कंपाउंड फॉर्म में क्यूबिक और हेक्सागोनल, एक कंपाउंड में और एक दूसरी कंपाउंड में. तो पॉइंट ये है कि जो नॉन मेटल्स होती हैं अमूमन वो एलोट्रोप्स बनाती हैं. स्ट्रक्चर का हैवी होना और मैनी एटम्स की इन्वॉल्वमेंट, मैनी सिमिलर एटम्स की इन्वॉल्वमेंट जो है इसमें कंडीशन है. फिर एक जॉइंट कोवलेंट कॉम्प्लेक्स बन जाता है और फिर एलोट्रोप्स होने का इम्कान बढ़ जाता है. तो ये इसकी कुछ बातें हैं. अभी हमने इसकी अगली बात करनी है वो टाइप्स ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग है. बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स है. तो अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स पे चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग. तो बॉन्डिंग की बात असल में हम पिछले चैप्टर में तफसील से कर चुके हैं, एक ब्रीफ सा ओवरव्यू. क्योंकि सॉलिड्स की बात हो रही है तो यहाँ हम इसको भी देख लेते हैं. तो क्लासिफिकेशन पे चलते हैं इनकी. तो क्लासिफिकेशन जो है वो सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं. 4 टाइप्स के सॉलिड्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ द बॉन्डिंग बिटवीन देम. तो वो है नंबर 1 आयनिक सॉलिड्स, आयनिक बॉन्ड से. और दूसरा है कोवलेंट सॉलिड्स जिनमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी. तीसरा है मेटालिक सॉलिड्स जिनमें मेटल के एटम्स के दरमियान जो है वो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बन जाता है. इस पर डिटेल में हम बात कर चुके हैं. और चौथे हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जिनमें मॉलिक्यूल के दरमियान जो है वो डाइपोल्स क्रिएट होने के नतीजे में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी हों और अपना इम्पैक्ट रखती हों, वो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहलाते हैं. लेकिन बहरहाल जो ब्रॉड टाइप्स हैं वो आयनिक सॉलिड्स की है, जिसकी अभी हमने मिसाल देखी, सोडियम नाइट्रेट लिखा था. इसी तरह आप पोटाशियम ब्रोमाइड लिख लें. इसी तरह आप बेरिलियम फ्लोराइड BeF2 लिख लें. ये सारे आयनिक सॉलिड्स हैं क्योंकि आयन्स इन्वॉल्व हैं. इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, लूज़ हुआ एक स्पीशी से और उसको गेन कर लिया दूसरी स्पीशी ने. तो जो रिज़ल्टिंग स्पीशी बनी, रिज़ल्टिंग जो कंपाउंड बना वो एक सॉल्ट होती है. अमूमन एक सॉल्ट होती है और वो जो सॉल्ट है वो आयनिक इन नेचर होती है, हार्ड होती है, सॉलिड होती है और जो है वो
ऐसे सॉलिड को आयनिक सॉलिड कहते हैं या आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के दरमियान यानी मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनने वाले के मेटल और नॉन मेटल्स से मिलके जब जो कोई कंपाउंड बनता है या सॉलिड बनता है तो वो आयनिक इन नेचर होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स और इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप 17 की नॉन मेटल्स, अमूमन ग्रुप 17 की नॉन मेटल्स, लेकिन 16 में ऑक्सीजन भी जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दूसरी टाइप ऑफ सॉलिड्स जो हैं कोवेलेंट सॉलिड्स हैं। इनमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है और एक एटम्स की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगी तो फिर ये सॉलिड्स होंगे, ये याद रखिएगा। अमूमन म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के नतीजे में बॉन्ड बन जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सारे सॉलिड्स ही हों। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन जो है दो के दरमियान जब बॉन्ड बन जाता है H2 बन जाएगी, लेकिन ये गैस है तो एटॉमिक नंबर का भी ज़्यादा होना ज़रूरी है। एटॉमिक नंबर का ज़्यादा होना अब ऑक्सीजन भी मिलके आपस में डबल बॉन्ड बना के O2 बनती है, लेकिन ये कोवेलेंट सॉलिड नहीं, ये सॉलिड है ही नहीं है, ये भी गैस है नेचर में। तो पॉइंट ये है कि मॉलिक्यूल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा होनी ज़रूरी है। फिर जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड सॉलिड भी होना शुरू हो जाएंगे। उसकी मिसाल अगर देखनी है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ नाम कंपाउंड्स के जो कि कोवेलेंट भी हैं। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं याद रखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन इन्वॉल्व है। अभी हमने कार्बन और ग्रेफाइट की बात तो की है, वो भी कोवेलेंट सॉलिड्स हैं। इसके अलावा हर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन नंबर मोर देन 10 है, तो ग्रेफाइट और डायमंड में भी कार्बन नंबर मोर देन 10 है। तो कार्बन नंबर अगर मोर देन 10 हो तो फिर जो सॉलिड्स बनते हैं फिर जो कंपाउंड्स बनते हैं वो सॉलिड्स ही होते हैं। और क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के नतीजे में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं तो वो सारे के सारे जो हैं वो क्या हुए, कोवेलेंट सॉलिड्स। मैं नाम ले देता हूँ, मिसाल के तौर पे डेकेन जो है, डेकेन, इसमें ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 10 हैं कार्बन्स इन्वॉल्व। तो जो 10 वाला है ये भी सॉलिड ही होगा। मैंने मोर देन 10 लिखे हैं, लेकिन 10 से स्टार्ट हो जाएगा। जो डिकेन है 10 वाली, 10 या मोर देन 10, तो ये जो है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अल्केन क्लास से ताल्लुक़ रखता है और सॉलिड है। इसके बाद मेटालिक सॉलिड्स की तरफ चलते हैं। मेटल्स के एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो है वो जो उसका आयन है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, जो मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करती जाती है तो वो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके गिर्द ऊपर नीचे एक सी बना देते हैं। बीच में इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, ये बेरिलियम मैंने लिखा है, ये +2 इलेक्ट्रॉन एक टाइम पे एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेड कर सकता है। तो जब पूरा मॉलिक्यूल होगा बेरिलियम का जिसमें काफ़ी सारे एटम्स इन्वॉल्व होंगे तो फिर ये बेरिलियम का हर जो एटम है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स उस पूल में रिलीज़ करता जाएगा। यूँ एक बॉन्ड बनेगा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स का इन पॉजिटिव के साथ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस के साथ या केटायंस के साथ, जिसको मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। और रिजल्टेंटली जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं वो मेटालिक सॉलिड्स होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में मैंने आपको बताया है कि सिर्फ बात हर किस्म का सॉलिड जिसमें ये सारे आ जाते हैं, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी अपना रोल प्ले करती हैं किसी न किसी फॉर्म में, वो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो नेग्लिजिबल भी हों तो एग्जिस्टेंट तो हैं। तो जितने भी ये सॉलिड्स हैं इनमें ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स भी हैं।
अब एक क्रिस्टल लैटिस की टर्म मैंने बोली थी, क्यूब की टर्म बोली है, और इसमें कोई ऐसी अब चीज़ है नहीं है। यूनिट सेल की एक टर्म है, वो मैंने आपको बता दी है कि एक मिनिमम फ्रेमवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जिसमें सारे के सारे करैक्टरिस्टिक उस सॉलिड के आ जाएं, वो एक क्या कहलाता है, यूनिट सेल। वो इस तरह से होता है, ये जिसकी 6 साइड्स होंगी। अब यहाँ पे आपको 6 साइड्स प्रॉपरली विजिबल नहीं होंगी, मैं आपको बुक से इसकी पिक्चर दिखा देता हूँ कि यूनिट सेल क्या है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का वो मिनिमम पार्ट है जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ रखता है उस जो है वो सॉलिड की। तो ये एक तस्वीर है, ये यूनिट सेल की है। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस विच हैज़ ऑल द करैक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द एंटायर क्रिस्टल। तो इसकी देख लें कि नोड्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 नोड्स। और बेसिकली इसको हम क्या कहेंगे, क्रिस्टोग्राफिक एलिमेंट स्पेसिफाई द साइज एंड शेप। तो ये बेसिकली 6 इसकी जो है वो साइड्स हैं, 1 2 ऊपर, 2 4 और सामने और पीछे 6 साइड्स हैं, और 1 4 8 नोड्स हैं। तो पॉइंट ये है कि 6 साइड्स 8 नोड्स, और ये एक यूनिट सेल कहलाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। ये जो है मिनिमम प्रॉपर्टीज़ रखता है। ये वो एक चावल का दाना है जो पूरे चावल की आपको क्वालिटी बता देता है कि कैसी है चावल के पूरे एक तोड़े की या गट्टू की या बोरी की। तो पॉइंट ये है कि ये यूनिट सेल कहलाता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में ये टर्म वैलिड है। तो ये भी मैंने कहा आपको बता दूं। सॉलिड्स के केस में जो है वो अभी तक के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा। आपका शुक्रिया।